Hello and welcome to the MPS Academy Class 8 Civics Chapter 1. And yes, this is Vijay Kumar Chaudhary for you, bringing you the first chapter. This is Chapter 1, the Indian Constitution. Yes, you have heard perfectly. It is Indian Constitution. We are going to talk about Indian Constitution today. So let's start. As you have studied in Class 6 and 7 in your social and political textbooks, have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be in the focus of different chapters in this book. So, this Indian constitution, जैसा कि हम जानते हैं कि छठे और सातवीं कक्षा में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में, तो आपको कभी कभी ऐसा मन में आता होगा कि ये संविधान किसने लिखा या फिर कैसे लिखा गया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये संविधान कैसे लिखा गया और इसके मुख्य जो गुण हैं वो क्या क्या हैं, और बाद में अगले चैप्टर्स में हम और भी इसके बारे में भी डिटेल्स में जाएंगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, और वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? Today, most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. Okay, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संविधान की बात हम कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में लगभग जितने भी देश हैं सबके पास संविधान है, और सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी संवैधानिक देश हैं वो लोकतांत्रिक ही हो, लेकिन संविधान के कई उद्देश्य होते हैं। पहला तो ये एक आदर्श स्थापित करता है कि हम नागरिक होने के नाते एक देश में हमें कैसे रहना है इत्यादि। अब हम बात करते हैं, अब ये जो हमारा संविधान है ये एक नींव रखता है कि हमारा समाज कैसा बनेगा। एक देश जो अलग अलग समुदायों से बना होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सब एक कॉमन विश्वास को मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी मामलों पर एक दूसरे से सहमत भी हो। आगे हम देखते हैं 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। साल 1934 को याद रखेंगे। 1934 में भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी, और उस समय 1934 की बात हम करते हैं तो आपको पता होगा कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, और दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेन्ड मोमेंटम, एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। और ये जो संविधान सभा बनानी थी इसमें केवल भारतीय ही रहेंगे ऐसा कहा गया था, और धीरे धीरे इस बात को तूल दी गई, ये बात आगे बढ़ी, और सन 1946 में एक संविधान सभा का जो है स्थापना किया गया। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बगल में एक तस्वीर है, उस तस्वीर को देखिए, उसमें दिखाया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बैठे हुए हैं, और दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कई बार इसी तरह इस हॉल में की गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया and free to shape their destiny at last after 150 years of British rule. The members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constitution Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. अब एक हम नेपाल की बात करते हैं एक बार। नेपाल was a monarchy, जी हाँ, वहाँ पर राजतंत्र था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. In 2006, they finally succeeded in putting an end to the powers of the king, and now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अभी बात नेपाल की ये करते हैं। नेपाल राजतंत्र था,
और राजतंत्र होने के नाते नेपाल की जो पुरानी संविधान थी, उस संविधान में 1990 में ये जो संविधान अपनाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि सारी की सारी शक्ति, सारा जो पावर है वो राजा के पास होगा। और नेपाल में जनता ने, लोगों ने आंदोलन किया और कई दशकों तक उन्होंने आंदोलन किया और अंततः साल 2006 में देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब जब लोकतंत्र हुई तो उन्हें एक नई संविधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि वे राजा की सारी शक्तियों को ख़त्म कर सके। और उन्हें इसलिए भी एक नया संविधान चाहिए था क्योंकि जो पुराना संविधान था वो वैसा नहीं था जैसा आदर्श वो अपने देश के लिए बनाना चाहते थे, जैसा वो नेपाल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वो उन्होंने नया संविधान, एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा कि कैसे मिसयूज़ होता है पावर का। अब यहाँ पर एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लड़का मॉनिटर है, टीचर बाहर जा रहा है और जो मॉनिटर है जिसके पास पावर है वो एक अनिल नाम के लड़के को परेशान कर रहा है। और जब टीचर वापस आता है तो मॉनिटर अनिल की शिकायत लगाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर है और जबकि अनिल बहुत ही शांत लड़का है। ठीक, ये तो मिसयूज़ हुआ पावर का। अब दूसरे तस्वीर में हम देखेंगे कि अनिल जो है, सॉरी अनिल नहीं, दूसरी मिसयूज़ कैसे होती है। तो यहाँ पर अनिल जो है वैक्स कर रहा है उस लड़के को, आप पढ़ सकते हैं स्पीच बबल्स में सारी बातें, है ना। जब टीचर वापस आती है तो कैसे शिकायत लगा रहा है, फिर टीचर ने अनिल को परेशान डांटा, उसको पनिशमेंट दिया। तो ये सब गलत बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल सही, आपने भी सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं कि पावर का जब मिसयूज़ होता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं। अब एक मेजोरिटेरियनिज्म की बात हम करते हैं, यानी बहुसंख्यकवाद। यहाँ पर देखिए क्लास में बच्चों के ग्रुप हैं, एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियाँ हैं। तो लड़के कह रहे हैं क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां कह रही हैं बास्केटबॉल खेलेंगे। इसी बीच उनके क्लास में टीचर आ जाती है, तो टीचर ने हाथ उठाने की बात कही कि चलो किसको बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं। तो बहुत सारे लड़के थे, लड़कियों की संख्या अधिक थी, लड़कों की संख्या सॉरी और लड़कियों की कम थी, जिसकी वजह से लड़के जीत गए और लड़कियां हार गई। तो नीचे वाले तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की कह रही है कि हमेशा ऐसा ही होता रहता है, यानी जिसकी संख्या अधिक है वो जीत जाता है। तो ये भी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, यानी बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, इससे देश में अराजकता फैल जाती है। ठीक है, तो ये सब मिसयूज़ है, डोमिनेशन है मेजोरिटीज़म का। तो ऐसा मेजोरिटी को सबको साथ में, समाज में सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। आगे देखते हैं, हम दोनों एग्जाम्पल को रिव्यू करते हैं। तो क्लास मॉनिटर जो सुरेश है वो बुली है और वो अखिल को, जो निर्दोष लड़का है, उसको परेशान करना चाहता है और टीचर मॉनिटर की बात मानती है। संविधान असल में ऐसा नियम है, ऐसा कायदे का उसमें चीज़ें होती है जो माइनॉरिटीज़ को अलग नहीं करती, यानी जो कमज़ोर हैं, जो सही हैं, उनको साथ में लेकर चलती है। ठीक, और दैट इज़ अ रूटीनली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी ऑफ टू द मेजोरिटी। अब मेजोरिटी अगर है तो अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपना मनमानी करेगा। तो संविधान इसलिए होता है कि ऐसे लोगों की मनमानी रोकी जाए और देश में एक कायदा लाया जाए। ठीक, तो अभी ऐसा ये जो माइनॉरिटी, ऐसा भेदभाव जो है एक जाति के अंदर हो सकता है, एक दूसरी जातियों के साथ हो सकता है, इंट्रा कम्युनिटी हो सकती है, सेम कम्युनिटी में भी हो सकता है, गरीब अमीर। तो इस तरह की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है जो कि देश में एक शांति व्यवस्था लागू करे और सब एक साथ रह सके हिल मिलकर। आगे देखते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में भारतीय संविधान का प्रमुख गुण क्या क्या है। द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, शुरुआती जो 20वीं सदी की शुरुआत हुई, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो 20वीं शताब्दी में जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, बहुत सारी संघर्ष चल रही थी, तो इन आज़ादियों को दूर करने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की, काफ़ी योजनाएं बनाई और काफ़ी कल्पना की कि हमारा जो ब्रिटिश से आज़ाद होगा देश, वो देश कैसा होगा। ब्रिटिश शासन में उन्हें ऐसे नियमों को पालन करने के लिए कहा जाता था जो नियम उन्होंने कभी बनाए नहीं, और बनाए भी तो उनकी बहुत ही कम भागीदारी रही। आगे देखते, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ईच ऑफ द प्रोविजन
of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly. कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी जो संविधान सभा थी, उसके अंदर एक असाधारण एकता थी। लगभग 299 के आसपास सदस्य थे, लेकिन सभी जो है बहस करते थे, एक एक डिटेल में जाते थे, और अंत में एक कॉन्सेंसस होता था, यानी सब सहमत होते थे एक दूसरे से, तब जाकर उस नियम को उसमें लिखा जाता था। अभी बगल की जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं बीच में, संविधान सभा के बीच में, और बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट एक प्रमुख नेता रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को पूछेंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो आगे और भी फीचर्स हैं, ये चैप्टर अभी तो शुरू हुई है, पूरी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसमें कैसे आगे उन्होंने किस किस तरह से बातें की, तो अब देखते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वो ऐसा विश्वास रखते थे कि पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफ गार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी हिस्सेदारी से उनका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बात रखी गई ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉज वेर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स। He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services। तो ये सब बातें संविधान में थी, कानून बनाए थे, लेकिन फिर भी उनको इस बात का डर था कि ये कानून जो हायर कास्ट के हिंदूज़ हैं उनके हाथ में है। इसीलिए वो कहते थे, उन्होंने आग्रह किया था कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सरकार में आए, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। ये सब बातें उन्होंने जनता से कही थी। सिविल सर्विसेज इसलिए ताकि वो भी सरकार की नीति बनाने में जो है सरकार में रहे और सरकार की नीतियां बनाए और उसको लागू करे और अपने सभी लोगों को एक साथ लेकर चले। तो अगला की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म। हाँ, फेडरलिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी देश में एक से अधिक लेवल की सरकार, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो ये 2 लेवल की सरकारें हैं, सभी जगह अलग अलग। तो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all these states follow the laws of the central government. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो सरकार है, तो वो जब हमारा ये तीसरा टायर पंचायती राज वगैरह, हम कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बना तो ऐसा सोचा गया कि भारत जो है एक बहुत विशाल देश है, और ऐसे देश में अगर सिर्फ दिल्ली में बैठा हुआ आदमी सबके लिए निर्णय ले तो ये सटीक नहीं होगा। तो सभी निश्चित क्षेत्र में एक सीमाएं बनाई गई, राज्य बनाए गए, और राज्यों में अलग अलग जो है ऑटोनॉमी गवर्नमेंट हो जो उस राज्य के लिए सोचे, और पावर जो है राज्यों को अलग शक्तियां मिल गई, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार ही लेती है। अगला हमारा की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय रूप। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अलग अलग जो टायर हमने पढ़ा, पंचायती, राज्य और केंद्र, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी सभी के लिए एक मत होना ज़रूरी होता है। सभी वरिष्ठ वयस्क नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें वोट देने का अधिकार, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest an election. These representatives are accountable to the people. ओके, सो तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, और ये जो सरकारें हैं
इनका ये कहना है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सभी चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक समान अधिकार मिले और ये जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुने। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता जो है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी कर सकती है और साथ ही साथ अपने लिए प्रतिनिधि भी चुन सकती है। तो और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये सीधे जनता को जवाबदेह होते हैं, इनको जवाब जनता को देना होता है, ताकि ये जो संविधान में कोई भी कानून बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, ये सब जवाब उन्हें जनता को देना होता है। तो अगला जो की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representative. Legislature यानी जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. अब और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये छोटे समूह के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी कानून बना है उसको लागू करवाए और सरकार चलाते रहें। The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country in order to prevent the misuse of power by any one branch of government. The Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all three. तो मतलब क्या हुआ कि ये शक्ति जो है वो सरकार के 3 अंग है, तीनों का अलग अलग कार्य है। एक का काम है कानून बनाना, एक का काम एग्जीक्यूटिव का काम है कानून लागू करवाना, और जुडिशरी जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में, अगले लेसन्स में और ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो उसका काम ये है कि ये आज़ाद है, स्वतंत्र है और ये संविधान को इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है और सरकार के जो तीनों अंग हैं उन सभी अंगों पर एक तरह से ये शक्ति का बंटवारा जो है वो एक अंकुश सा लगाता है कि इसका मिसयूज़ ना हो पाए और सब एक दूसरे को चेक करते रहें। अब देखते हैं चौथा है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. तो ये जो सेक्शन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ये अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक, colonial rule had created a certain suspicion of the state in minds of the nationalists and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो क्या हुआ कि ये जो कॉलोनियल रूल था यानी ब्रिटिश सरकार की जो रूल थी, तो हमारे देश में जो लोग थे उनके दिमाग में कई सारे शंकाएं उत्पन्न कर दी थी राष्ट्रवादियों के अंदर। तो इसीलिए वो चाहते थे कि एक लिखित अधिकार हो जिससे जनता को फ़ायदा मिले। So, fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. तो arbitrary यानी कोई नियम ना होना उससे, या फिर अपने मन की करना उससे, और पावर का जो है एब्सोल्यूट यूज़ करना उससे लोगों की रक्षा करता है। The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individual. तो जनता का अधिकार जो है हमारा संविधान हमें देता है, नागरिक अधिकार जिसको कहते हैं, वो हमारे संविधान के द्वारा हमें गारंटेड किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उन्हें एक निश्चित अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकती है। अब हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे अध्याय में। आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, विशेष और डिटेल में हम इसके चैप्टर्स में जाएंगे तो हमें आगे और अगले चैप्टर्स में इस बुक में हमें पता चलेगा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। अब अगला स्लाइड देखते हैं हम। अगले स्लाइड में है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights, and secondly this right must be binding upon every authority that has got the power to make laws. यानी सबसे पहले जो माइनॉरिटीज़ थे यानी जो अल्पसंख्यक थे हमारे देश में उस समय, तो ये अल्पसंख्यक ये कहते संविधान सभा में उन्होंने ये मांग रखी कि उनके समूह की भी सुरक्षा के लिए कुछ बातें हों। तो जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये 2 फोल्ड में हैं। पहला कि जितने भी देश में नागरिक हैं सभी को ये अधिकार मिले और इन अधिकारों का दावा सभी नागरिक कर सके, और दूसरा इन अधिकारों का जो है जो भी अथॉरिटी है ये अपने जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है और वो शक्तियों का मिसयूज़ ना करे, इन अधिकारों का हनन ना कर सके। यानी ये अधिकार
कुल मिला के जैसे जो भी अधिकार है हमारे, उन अधिकारों का हनन कानून बनाने वाली यानी लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो आशा है आप समझ रहे होंगे हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं, और बुक का अध्ययन ज़रूर करते रहेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे है हमारे फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हम कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। तो ये जितने भी देश में लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सभी कानून के सामने बराबर है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी देश के जो कानून है इसके द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान रूप से रक्षा की जाएगी। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और सेक्स। और ये भी बताता है कि किसी हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति का उसके धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एट्सेट्रा। The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. यानी हमारी जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, सभी जगह उन्हें प्रवेश मिलेगा, सब जगह वो जा सकते हैं। और राज्य जो है या देश जो है किसी भी व्यक्ति के साथ रोज़गार के मामले में उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सबको समान अवसर प्रदान करना होगा। कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में हम बाद में इस किताब में पढ़ेंगे। और छुआछूत की जो प्रैक्टिस है उसको भी हमारे संविधान में ख़त्म कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं और भी राइट्स है हमारे। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. Okay, and तीसरा है right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children under 14 years. Okay, यानी राइट टू फ्रीडम में यानी आज़ादी का अधिकार। इस अधिकार के तहत हमें बोलने का अधिकार है, अपने विचार रखने के अधिकार हैं, हमें संस्था बनाने के अधिकार हैं। देश में हम कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, और साथ ही साथ हम कोई भी प्रोफेशन, किसी भी पेशा को, किसी भी बिजनेस को अपना सकते हैं। तीसरा अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। और चौथा अधिकार हम देखते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना इत्यादि। तो चौथा अधिकार है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो भारत में जितने भी लोग हैं सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पसंद से अपने धर्म की चुनाव कर सकते हैं। पांचवा देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. कहने का मतलब हमारा संविधान ये भी बताता है, कहने का मतलब ये है कि जो संविधान में जितने ये भी बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी जो अल्पसंख्यक है या फिर किसी भी धार्मिक समूह के लोग हैं या किसी भी भाषाई क्षेत्र के लोग हैं, तो वो अपना निजी यानी अपने धर्म से संबंधित, अपने भाषा से संबंधित शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। क्यों? ताकि वो अपनी संस्कृति की संरक्षण कर सके और अपने संस्कृति का विकास कर सके। तो अगला राइट हम देखते हैं, ये राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये उपचार ये क्या बताती है हमें? ये बताती है कि इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक अगर उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है या उसके मौलिक अधिकार उससे छीने गए हैं, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अदालत से सहयोग मांग सकता है, और ताकि उसके जो अधिकार हैं उसको पुनः रीस्टोर किया जाए, सो दैट द फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन वायलेटेड कैन बी रीस्टोर्ड टू द इंडिविजुअल। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो कुल मिला के अभी जो हमने अधिकारों के बारे में पढ़े वो थे समानता का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, आज़ादी स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इत्यादि कुल 6 के बारे में हमने पढ़ा। तो अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म की बात हम करेंगे यानी धर्मनिरपेक्षता। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. यानी सेक्युलर स्टेट यानी सेक्युलर राज्य या सेक्युलर देश वह देश होता है जो किसी भी धर्म को देश के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता।
You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये देश के बारे में, देश का जो इतिहास है वो निर्धारित करता है कि ये देश का जो संविधान है वो किस तरह का है और कैसा है. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to. तो ये जो हमारा संविधान है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि देश में जो जितने भी लोग हैं उसका आदर्श कैसा होगा उसको सम्मानित करे ऐसा. Including the representatives that we elect to rule. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the Constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in case of Nepal and how it needs to adopt a new constitution after it has recently become a democratic society. Okay. तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान है ये संविधान में कैसे रूल्स दिए गए हैं और किस तरह के रूल्स हैं और वो क्या नींव रखता है देश के लिए आगे. तो आगे हम देखते हैं कि जितने भी रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं फुटबॉल के अगर किसी भी नियम को बदला जाए तो ये जो नियम है वो गेम को बदल देगा. ठीक उसी तरह अगर संविधान में हम किसी भी तरह का बदलाव करें तो संविधान का जो फंडामेंटल नेचर है देश का वो बदल जाएगा. नेपाल के बारे में हमने देखा कि कैसे उन लोगों को एक नए संविधान की ज़रूरत पड़ी और जब वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आए तो ये उदाहरण हमारे पास है. तो जैसे हम देश चाहते हैं उस तरह का संविधान का निर्माण करते हैं और देश के सभी नागरिक उस संविधान का पालन करता है और देश का सर्वोच्च अगर कोई चीज़ होता है, सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ होता है तो वो उस देश का संविधान होता है. तो हम भारत में रहते हैं तो हमारा भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च है और सभी जितने भी नेता हैं, प्रतिपक्ष हैं, चाहे विपक्ष हैं या जितने भी लोग हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब लोग संविधान का पालन करते हैं. यहाँ कुछ ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अभी आपने चैप्टर में इसको पढ़ा होगा. आर्बिट्रेरी यानी जब कोई भी चीज़ फिक्स ना हो और एक दूसरे पर छोड़ दिया जाए और रूल्स ना हो तो ऐसी स्थिति को आर्बिट्री कहते हैं. आइडियल यानी आदर्श गोल. पॉलिटी यानी देश समाज की जो राजनैतिक स्थिति है, राजनैतिक ढांचा है वो है. ओके, तो अब चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. तो आगे आपके मन में अगर किसी भी तरह की कोई सवाल उत्पन्न होती है तो आप 9525519090 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और भेज सकते हैं और अगले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे. सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, बी सेफ, बी एट होम एंड होप वी विल मीट सून. हैव अ गुड टाइम अहेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.